हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ने एक सजेशन दिया था कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन टारगेटिंग से बाहर कर देना चाहिए, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर जो टारगेट होना चाहिए वो कोर इन्फ्लेशन। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और क्यों इसे नहीं किया जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। बहुत अच्छा आर्टिकल, एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो विवेक काटजू ने लिखा है, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन ब्यूरोक्रेसी। SC ST जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन पा रहे हैं, सोशल जस्टिस नहीं हो पा रही है। अगर हम अपर रंग की बात करें तो किस तरीके से हम सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बड़ा अच्छा सजेशन दिया है। इसको आपको लिखना होगा। इनका जो सजेशन है ये आपको अपने मेंस के आंसर में आपके काम आ जाएगा, ऐसे में भी काम आएगा और मेंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट और आपका लास्ट आर्टिकल है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये SSLV पेंडिंग है, प्रीलिम्स में आया नहीं। PSLV GSLV इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। SSLV पे पेंडिंग है, चांसेस हैं यार 25 में। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी आपको इसकी इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम इन्फ्लेशन एज अ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन के दो टाइप्स होते हैं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। इन दोनों के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे में रिसेंटली सजेशन दिया गया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसके इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूडिंग फूड प्राइसेस फ्रॉम RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। Analyze whether the targeting alone can effectively address India's inflation challenges, considering the socio-economic impact of food price inflation. So ये आपका मेंस का क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं और जो हम डिस्कस करेंगे वो भी आप लिख लेंगे। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेस्ट किया कि जो RBI है उसे कोर इन्फ्लेशन पर फोकस करना चाहिए रेदर देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में अंतर क्या होता है? पहले तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली होता है जनरल इंक्रीज ऑफ प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इतना तो हम जानते हैं। कोर इन्फ्लेशन में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आइटम्स होते हैं जो कि वोलेटाइल नहीं होते हैं। इसका मतलब हेडलाइन में वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी होंगे, वोलेटाइल गुड्स एंड सर्विसेज भी होंगे। वोलेटाइल कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, फूड आइटम की बात कर रहे हैं और आपके फ्यूल की बात कर रहे हैं। सो एनर्जी से संबंधित और फूड से संबंधित सारे आइटम्स हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन में वोलेटाइल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते हैं। सो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उनका कहना है कि RBI का जो फोकस है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के थ्रू वो किसको कंट्रोल करने में होना चाहिए? कोर इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि RBI फूड प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर फसल खराब हो गई है, पानी नहीं गिर रहा है, तो RBI रेपो रेट ऊपर करे या नीचे करे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। RBI सिर्फ डिमांड साइड इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है? रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ाया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो आपका और जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो कम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड इन्फ्लेशन एड्रेस कर सकता है, तो सप्लाई साइड कर ही नहीं सकता। जब सप्लाई साइड नहीं कर सकता तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम एज अ टारगेटिंग जो है क्यों ले रहे हैं, ये सवाल उठता है। और इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही कहा है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसमें आपका कोर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है इसे भी समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेसिकली 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस RBI के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक। और RBI एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया।
आरबीआई को कहा गया आपका सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ तो है ही लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइस स्टेबिलिटी आप रखेंगे, आपको इन्फ्लेशन को 4% रखना है। 2 प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मतलब टोटल आपका जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। टारगेटिंग जो आपका इन्फ्लेशन है वो 4% है और एरर 2% का हो सकता है, लेकिन इस जो बैंड है इसी बैंड में आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए 2 से 6% के बीच में। अगर आरबीआई लगातार 3 क्वार्टर तक के ये 2 से 6% तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करती तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी होगी कि वो क्यों फेल हुए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ये आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। इनिशियली 5 साल के लिए किया गया था, उसके बाद फिर 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। चीज़ें क्लियर है। अब उर्जित पटेल कमेटी की बात करते हैं। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी ने सजेशन दिया कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हम इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे वो कौन सा इन्फ्लेशन होना चाहिए, सीपीआई होना चाहिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब सीपीआई इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वही वही आपका लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, आम जनता को अफेक्ट कर रहा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड प्राइसेस भी इंक्लूड हैं, फ्यूल प्राइसेस भी इंक्लूड हैं। इसलिए उर्जित पटेल ने कहा था कि आरबीआई किसे टारगेट करेगा, सीपीआई को टारगेट करेगा। सीपीआई अगर बढ़ रहा है तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, सीपीआई कम हो रहा है तो रेपो रेट घटा दिया जाएगा। चीज़ें क्लियर है। ऐसा उर्जित पटेल कमेटी 2014 में डिसाइड हुआ था। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है, इसे चेंज करने के लिए बोल रहा है। इसे बोल रहा है कि भाई अब हेडलाइन इन्फ्लेशन मत लीजिए, आप कोर इन्फ्लेशन लीजिए। जो फूड प्राइसेस हैं उसको बाहर निकालिए, फ्यूल प्राइसेस हैं उसको बाहर निकालिए। फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन को कंसिडर ना करते हुए केवल कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, जो कि इंडस्ट्री के लिए यही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उनको फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आपका कोर इन्फ्लेशन से ही आता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का सजेशन था। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है, कंसेप्ट आपको क्लियर है कि हम क्या डिस्कस करने वाले। शुरू करते हैं अब आर्टिकल। Economic survey that preceded this year union budget presentation makes a suggestion which has implication for inflation control. It is that the price of food be taken out of inflation target that Reserve Bank of India is mandated with. In technical jargon, this would amount to targeting core instead of headline inflation which is in the practice now. तो क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भाई अब कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना है रेदर देन हेडलाइन इन्फ्लेशन, और जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बाहर हो जाएंगे आपके कोर इन्फ्लेशन से, और जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी बाहर। जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट है वो सब कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होते। टू अप्रिशिएट fully the implication of such a move were it to be implemented would require recognition of 2 aspects। तो कौन से 2 आस्पेक्ट हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। पहला कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाई है अगर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो। इन जून ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड वॉज क्लोज टू 10%, और फूड प्राइस इन्फ्लेशन 2019 से ही लगातार बढ़ रहे हैं। उसके एक्सटर्नल रीजंस भी हैं जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर आ गया, 2019 में कोविड-19 हो गया, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो है देखेंगे तो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी के कारण जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा आपके जो फैक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। पानी नहीं गिर रहा है, एल नीनो वाले ईयर्स रहे तो उसी के कारण आपकी जो फसल है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण, फ्लड आने के कारण बहुत ज़्यादा फसल आपकी बर्बाद हो गई है, जैसे कि टमाटर इन्फ्लेशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पिछले 4 से 5 सालों में फूड इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। तो ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग की यहाँ बात की है। ठीक, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की यहाँ पर जो बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि आरबीआई ने जो टारगेट 4% है, पिछले 5 साल में एक भी बार ऐसा साल नहीं है जिसमें ये 4% टारगेट अचीव किया हो। इसका मतलब आपका जो इन्फ्लेशन रहा है वो हमेशा पिछले 5 सालों में 4% से अधिक रहा है। तो ये आपका सेकेंड एस्पेक्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। नाउ
अब बात करते हैं क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन होंगे। इंडिया इज एन इकोनॉमी इन विच द शेयर ऑफ फूड इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज क्लोज टू 50%। दिस इज वेरी हाई बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। फॉर इंस्टेंस इन द यूएस इट इज लेस देन 10%। ठीक, तो क्या कह रहा है, इंडिया में जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो फूड पर कितना परसेंटेज हो रहा है, 50%। इसका मतलब जो इंडिया के हाउस होल्ड हैं उनकी टोटल सैलरी मान लो 100 रुपये है, तो 50 रुपये जो उनका खर्चा है वो केवल और केवल फूड पर होता है। वहीं अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ये बहुत हाई है। यूनाइटेड स्टेट्स में फूड पर खर्चा केवल 10% या फिर उससे कम कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो कि मेरी सैलरी 5,000 रुपये, और ऑब्वियस है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स को मैं फुलफ़िल करूँगा, खाना, है ना, खाना और कपड़ा, ये बेसिक नीड है। 2,500 रुपये मैंने फूड के ऊपर खर्चा कर दिया। टोटल कितना परसेंट खर्चा किया मैंने अपनी सैलरी का, 50%। अब 5,000 सैलरी, 2,500 फूड पे खर्चा हो गया। अब मेरी सैलरी 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये अगर मेरी सैलरी है और मैंने 2,500 या फिर 5,000 भी खर्चा किया, तो कितना परसेंट खर्चा किया फूड पे, 5%। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इससे हमें हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल रही है। अगर आप फूड पर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो उसका परसेंटेज बहुत हाई है, इसका मतलब उसकी सैलरी बहुत कम होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, वो पुअर होगा। और अगर हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर में जो फूड का शेयर है वो बहुत कम है, 5%, 8%, तो 100% वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये हम यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं, यही नीचे लिखा है। जनरली द फूड शेयर इज टेकन एज अ प्रॉक्सी फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड देयरफॉर ऑफ poverty. A high share of food in the household's expenditure leave it vulnerable to a rise in price of food. अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 50-60 करोड़ जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो उसकी सैलरी बहुत कम है, और थोड़ा सा भी फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन फूड के जो प्राइसेस बढ़ते हैं ऐसी सिचुएशन में 60 करोड़ जनता अफेक्ट होगी। और अब आप ये बोल रहे हो कि अब जो इन्फ्लेशन हम टारगेट कर रहे हैं उसमें फूड प्राइसेस को बाहर कर दो, तो 60-70 करोड़ जनता को ही आपने इग्नोर मार दिया, तो किसके लिए आप फिर इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हो, इंडस्ट्री के लिए इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हो। उनका परसेंटेज कितना है, हार्डली परसेंटेज है, बहुत ही मिनिस्कल पॉपुलेशन है इंडस्ट्री की। तो सिर्फ इंडस्ट्री या फिर आप बची हुई जनसंख्या को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 60-70 करोड़ जनता को आपने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। सो ये जो मूव है ये बिल्कुल भी अच्छा मूव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या जस्टिफिकेशन दिया जाता है, अ टेक्निकल जस्टिफिकेशन इज गिवन टू सच अ प्रपोजल बाय असर्टिंग दैट द फूड प्राइस फ्लक्चुएशंस आर ट्रांजिटरी, दैट इज इंक्रीज आर इनएविटेबली फॉलोड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट। ये भी कहा जाता है कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी बढ़ा हुआ है और आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर हम डेटा उठाकर देखें, फूड प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ नॉट बीन नेगेटिव इन एनी ऑफ द 13 ईयर्स सिंस 2011-12 विच इज़ द बेस ईयर फॉर द करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो 2011-12 से आज तक के फूड प्राइस इन्फ्लेशन नेगेटिव टेरिटरी में नहीं आया, तो डाउनवर्ड आया ही नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं इंडिया हैज़ अ फूड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। ये आपको मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा, इंडिया हैज़ अ फूड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, कमेंट लिख लोगे, है ना, बता दोगे कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, डेटा वगैरह सारी चीज़ें डाल करके। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन होंगे। दिस टेक अस टू द सेकेंड इशू, वेदर द आरबीआई कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी एनी मोर सक्सेसफुल इफ इट वर टू कन्फाइन इटसेल्फ टू अ टारगेटिंग कोर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसको टारगेट किया जाए, और अगर सिर्फ कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करती भी है आरबीआई तो क्या कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगी। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, पिछले 13 सालों का डेटा है। पिछले 13 साल में कोर इन्फ्लेशन सिर्फ एक बार 4% पर पहुंचा था, इसके अलावा एक भी बार 4% पर कोर इन्फ्लेशन नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, जो आरबीआई जो भी डिमांड और सप्लाई एडजस्ट कर रही है, रेपो रेट बढ़ा रही है, कम कर रही है, उससे कोर इन्फ्लेशन को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियस भी है। अ राइज इन आरबीआई रेपो रेट डज नॉट डैम्पन कोर इन्फ्लेशन एज क्लेम्ड। कोर इन्फ्लेशन को आरबीआई का रेपो रेट नहीं बदल पा रहा है।
In fact, increasing it is seen to lead to a rise in inflation rate. अगर रेपो रेट हम बढ़ा दे रहे हैं तो कोर इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो फर्म्स हैं वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने रेपो रेट बढ़ाया, अब रेपो रेट बढ़ाया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो गई। इंटरेस्ट बढ़ने से डिमांड कम हो गई तो जो आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आउटपुट आपका कम हो गया तो फर्म्स क्या करेंगे? उन्हें प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो रेपो रेट इंक्रीज करने के बाद भी कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हो कोर इन्फ्लेशन को टारगेट? आपका तो रीज़न ही गलत हो गया। आप जो कोर इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे थे कि भाई वो ही कंट्रोल हो सकता है, तो वो तो हो ही नहीं पा रहा है। चीज़ें क्लियर है? सो नेक्स्ट आपका आर्गूमेंट क्या है वो देख लेते हैं। वी फाउंड समथिंग एल्स टू बी द केस दैट द फूड प्राइस इन्फ्लेशन इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वही कोर इन्फ्लेशन डिटरमाइन करता है, विच अगेन इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। After all, food prices determine wages, which are part of firm's cost, and the other being material। ठीक, जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन होता है वही अल्टीमेटली आपका कोर इन्फ्लेशन डिटरमाइन कर रहा है। कोर इन्फ्लेशन में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। अब इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको चाहिए क्या? रॉ मटेरियल। इनपुट रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है यार? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही तो होता है। अब आटा लोगे तभी तो ब्रेड बनेगी। अब आटा के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ब्रेड के प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो कोर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना। अगर फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन ही कोर इन्फ्लेशन डिटरमाइन कर रहा है। अगर हम फ्यूल की भी बात करें तो फ्यूल इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई है ना, जो कि हेडलाइन में इंक्लूडेड है, तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस बढ़ेंगे तो जो भी आप रॉ मटेरियल या भी आप जो भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसे मार्केट तक ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जो गुड्स एंड सर्विसेज उसके प्राइस बढ़ेंगे एंड कोर इन्फ्लेशन का प्राइस बढ़ेगा। समझ में आया आपको? चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये सारी की सारी चीज़ें जो कोर इन्फ्लेशन है ये किस पर रिलाय कर रहा है? फूड इन्फ्लेशन पर रिलाय कर रहा है। अब आप बोल रहे हो फूड इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, सिर्फ कोर इन्फ्लेशन पे टारगेट करते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। दिख ही रहा है आपको, अगर आप फूड इन प्राइसेस को कम नहीं कर पाओगे तो कोर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे टू सम एक्सटेंट, ये कहा जा सकता है। और वेजेस की भी बात करें, वेजेस जो होती है वो भी फूड प्राइस इन्फ्लेशन पर ही डिपेंड करती है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप बोलोगे कि भाई मैं तो फूड नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरी वेज बढ़ाओ। आप जो है डिमांड करोगे हाई वेजेस, आपकी वेजेस बढ़ेगी और अल्टीमेटली कोर इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आप ही लोगों को तो एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेबर को ही तो एम्प्लॉय किया जा रहा है। सो क्या किया जा सकता है उसे देख लेते हैं। द करंट इन्फ्लेशन इन इंडिया कैन ओनली बी हैंडल थ्रू सप्लाई साइड मेजर दैट रेज द यील्ड इन एग्रीकल्चर। अभी जो संकट है उसे सिर्फ सप्लाई साइड मेजर्स की तरह ही डील किया जा सकता है, और वो भी क्या है? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो लेबर है, फार्मर्स हैं, उनकी इनकम भी बढ़ पाए। Success would require a comprehensive approach to agriculture production, one that keeps cost in check so that the supply is forthcoming at a steady price as the population and economy grow। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़े लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट कम होती है यार, है ना। प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट कम नहीं हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है ना। आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? आपने एरिया बढ़ा दिया तो भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी कॉस्ट उसके बाद भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, इसका मतलब आप एक ही लैंड पर उतने ही इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगी फूड की वो कम हो जाएगी। सो प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेकिंग फूड इन्फ्लेशन आउट ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट विदाउट एनी प्लान टू for its to control would leave India defenseless against the ever present threat to standard of living of its population। Obviously अगर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग से फूड इन्फ्लेशन बाहर कर देते हैं तो हमारी जो जनता है 60-70 करोड़, है ना, उनको बचाएगा कौन? उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कौन बचाएगा? सो इकोनॉमिक सर्वे ने हालांकि ये ज़रूर सजेस्ट किया था कि जो एडवर्स वेलफेयर इम्पैक्ट होगा फूड इन्फ्लेशन को बाहर करने का, उसे हम कैसे डील कर सकते हैं? बाय इनकम ट्रांसफ़र टू हाउस होल्ड्स। पर अगर मान लीजिए कि इन फूड इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आप इनकम ट्रांसफ़र भी करेंगे तो भी लोगों को परेशानी होगी ही होगी।
और ये जो सॉल्यूशन है ये सस्टेनेबल नहीं है, अनडिज़ायरेबल सॉल्यूशन है, बजट भी बढ़ेगा, फिस्कल बर्डन भी बढ़ेगा। आपको फोकस करना है सप्लाई साइड मेजर्स पे, यही अल्टीमेट आपका सॉल्यूशन रहेगा। चीज़ें क्लियर है क्या? मतलब इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन ब्यूरोक्रेसी। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्लस बहुत इनोवेटिव सजेशन दिया हुआ है। ये सजेशन आपको लिखना ही लिखना है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। आर्टिकल विवेक काटजू ने लिखा है, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। हमेशा मैं इन्हें राज्यसभा न्यूज़ में सुना करता था, पहले राज्यसभा टीवी हुआ करती थी, अब तो उसे मर्ज कर दिया है, संसद टीवी हो गई है लोकसभा टीवी के साथ में मर्ज होने के बाद। सो ये विवेक काटजू बहुत बढ़िया लिखते हैं, है ना, और इनके सजेशन बहुत अच्छे होते हैं। इनको आप हमेशा पढ़ें, इनको हमेशा लिखें, जब भी आर्टिकल आता है तो आप इनके आर्टिकल आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत बढ़िया आइडियाज़ दिए हैं, वो सॉल्यूशन भी आपको लिखना है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ब्यूरोक्रेसी में सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में SC ST के बारे में चर्चा की जाएगी। स्पेशली अगर हम अपर रंग में जाएं, है ना, ऊपर की तरफ बढ़ें, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, तो यहाँ पर SC ST ब्यूरोक्रेट्स का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। और उसके पीछे का रूट कॉज क्या है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं, कैसे इसे एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। शुरू करते हैं आर्टिकल की शुरुआत में कंटेक्स्ट दिया गया है। रिसेंटली राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री एड्रेस में कहा था कि बजट प्रपोजल तैयार करने में 20 ब्यूरोक्रेट्स ने असिस्ट किया। उन 20 ब्यूरोक्रेट्स में एक भी ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं था जो SC और ST कैटेगरी का हो। एकमात्र ब्यूरोक्रेट्स था जो OBC कैटेगरी के था। इसका मतलब जो 19 ब्यूरोक्रेट्स जो कि असिस्ट कर रहे थे बजट प्रपोजल्स बनाने के लिए, वो सारे के सारे सवर्ण थे, अपर क्लास के थे। सो यहाँ पर उन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि ब्यूरोक्रेसी में सोशल जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा हुआ है। लोकसभा में जब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पद पर कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो SC ST कैटेगरी के हैं, तो उसमें बताया गया टोटल 322 ऑफिसर हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। 16, 13, 39 और 254 बिलोंग टू SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड जनरल कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। सो 322 में से 16 SC कैटेगरी के, 13 ST कैटेगरी के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कितना नंबर है, ये लगभग 4% के अराउंड, है ना। तो सेकेंडरी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें 4 और 4.9% के अराउंड आपके SC ST कैटेगरी के ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलेंगे। क्लियरली देयर इज एब्सेंस ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफिसर इन सफिशिएंट नंबर एट द पॉलिसी सजेशन लेवल इन द गवर्नमेंट। सो पॉलिसी सजेशन लेवल पर देखें तो SC ST कैटेगरी के ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑब्वियसली सोशल जस्टिस की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो कि SC ST के लिए हो रही होती है। अगर SC ST ब्यूरोक्रेट्स उसमें नहीं रहेंगे, उनका अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तो एक अच्छी पॉलिसी तैयार कैसे की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है। तो अगर आप उनके नज़र से देखेंगे तो और बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर। अब ये जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज क्या है, इसे समझते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स होते हैं UPSC में, उनके लिए जो एज लिमिट होती है वो 21 से 32 साल होती है और 6 अटैम्प्ट होते हैं। वहीं SC ST की अगर बात करें तो वो कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं और उनकी जो एज एग्जामिनेशन एज लिमिट है वो 37 साल होती है। OBC की 35 साल होती है और इनके पास 9 अटैम्प्ट होते हैं। PWD की बात करें, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ की अपर एज लिमिट 42 होती है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो SC ST कैटेगरी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी के हैं और जो कि सिलेक्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट सिलेक्ट होते हैं। दिस मीन्स दैट SC ST एंड PWBD कैंडिडेट irrespective of how well they perform as a civil servant are unable to reach the top because they generally join late and retire before reaching the top. They have to retire at a lower or middle levels, ठीक। तो ब्यूरोक्रेसी हमारी करियर बेस्ड सर्विस है। यहाँ पर जो लोग
पहले ज्वाइन करते हैं उनका ही प्रमोशन होता है। कॉम्पिटेंसी और आपका बहुत अच्छा आपने काम किया है इसके बेसिस पे आपका प्रमोशन नहीं होता है। अगर आप सीनियर हैं तो आपका प्रमोशन पहले होगा और जो लोग पहले ज्वाइन करेंगे उनका प्रमोशन पहले होगा। तो लॉजिकली देखें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही पहले ज्वाइन करते हैं और इसलिए वही टॉप पर पहुंच पाते हैं। SC/ST कैटेगरी के चूँकि लेट ज्वाइन करते हैं इसलिए वो ज़्यादा ऊपर टॉप पर नहीं पहुंच पाते हैं। लॉजिकली द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द ऑफिशियल एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस। लॉजिकली तो यही होना चाहिए कि भाई जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, जो कॉम्पिटेंट है, जो एफिशिएंट है, उसको ही आप क्या करें, प्रमोट करें। लेकिन सिविल सर्विस में ऐसा नहीं होता है और ये हम भली भांति जानते हैं, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत है। SC/ST कैटेगरी में प्रमोशन नहीं है यार, है ना। प्रमोशन ना होने के कारण प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। SC/ST कैटेगरी में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर प्रमोशन देना है किसी कैटेगरी को तो आपको पूरा डेटा और एविडेंस देना होगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन ऊपर नहीं है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार आप सर्विस में आ गए उसके बाद आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है। सो हम क्या कर सकते हैं कि SC/ST कैटेगरी के लोग भी ऊपर पहुंच पाएँ। सिंपल चीज़ है यार, है ना। जो प्रेजेंट रिटायरमेंट पैटर्न है उसे चेंज करने की ज़रूरत है और हमें फिक्स्ड टेन्योर ईयर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कोई कभी भी ज्वाइन करे 35 साल की सर्विस उसकी होनी चाहिए। पॉसिबल फिक्स्ड टेन्योर कुड बी 35 ईयर्स। अब मान लो कोई 35 साल में ज्वाइन कर रहा है ना, SC/ST कैंडिडेट, तो 70 तक पहुंच जाएगा। 70 तो थोड़ी ज़्यादा एज हो जाएगी, 70s तक हम सोचेंगे कि ना हो। तो हम क्या करेंगे कि सिविल सर्विस में रिफॉर्म करेंगे और मैक्सिमम जो एज होगी उसको आप लेट से 32 साल कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी की मैक्सिमम एज 32 साल कर दीजिए और 35 ईयर्स की सारे जितने भी सिलेक्ट होंगे उनकी 35 ईयर्स की क्या होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। 35 साल हो गए उसके बाद उन्हें रिटायर किया जाए। 35 साल की अगर सर्विस होगी तो सारे लोगों को, SC/ST कैटेगरी के लोगों को भी ऊपर एकदम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 67 साल की उम्र तक के सारे रिटायर हो जाएं 35 साल की सर्विस। तो आपका जो सिविल सर्विस रिफॉर्म है उसको करके 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट करने की ज़रूरत है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। ये अगर आप करते हैं तभी जा कर के SC/ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच पाएगा और वो भी विकसित भारत का जो सपना है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे विथ सोशल जस्टिस फॉर ऑल। समझ में आएगा? ये सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया लिखो और ये इनोवेटिव सॉल्यूशन है ना, इसको आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही लिया है मैंने। SSLV के बारे में आपको पूछा जा सकता है, कई साल से न्यूज़ में है, पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। न्यूज़ में क्यों है पहले वो देख लेते हैं। रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली 3rd डेवलपमेंटल फ्लाइट की है SSLV का इस्तेमाल करके, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करके, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को ऑर्बिट पर प्लेस किया है SSLV D3 का यूज़ करके। ये SSLV है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल कॉन्फ़िगर्ड विथ 3 सॉलिड प्रोपोर्शनल स्टेजेस। सो ये क्या है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों ही सॉलिड है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। GSLV PSLV इनके बारे में भी आप जानते हैं। एक PSLV होता है जो 4 स्टेज होता है, सॉलिड लिक्विड इस तरीके से होता है। GSLV 3 स्टेज होता है ना, उसमें सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक होता है। तो यहाँ पर ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। SSLV में तीनों जो स्टेजेस हैं वो सॉलिड है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गलती नहीं करेंगे, ठीक। So it's a 3 stage launch vehicle configured with 3 solid proportional stages, है ना। ये 3 स्टेज का मतलब क्या है, जब थोड़ा रॉकेट ऊपर जाता है तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, फिर ये वाला निकल जाएगा और फिर लास्ट में इस वाले पोर्शन के अंदर जो पेलोड होता है वो प्लेस होता है
उसे ही ऑर्बिट में डाला जाता है और उसके बाद ये भी अपना वापस निकल कर आ जाता है। ये लॉन्च व्हीकल है, समझ में आया। इट ऑल्सो हैज़ अ लिक्विड प्रोपोर्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एज अ टर्मिनल स्टेज विच कैन हेल्प एडजस्ट द वेलोसिटी एज इट प्रिपेयर्स टू प्लेस द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सो ये आपके लॉन्च व्हीकल में एक सैटेलाइट प्लेस होगी, ठीक। उस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट पर पहुंचाने के लिए इसके अंदर एक सैटेलाइट है, इसी सैटेलाइट को हमें प्लेस करना है ऑर्बिट में, और उसके लिए आपको स्पीड वेलोसिटी एडजस्ट करनी पड़ती है लास्ट मोमेंट पे, और उस स्पीड वेलोसिटी एडजस्ट करने के लिए लिक्विड प्रोपोर्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी SSLV में लगाया गया है। ये वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का पर्पस क्या है? ये वेलोसिटी को एडजस्ट कर सकता है, किसकी? आपकी जो SSLV है, जो लॉन्च व्हीकल है उसको। Essentially, the aim behind SSLV is to produce low-cost launch vehicles with short turnaround times and minimal infrastructure requirement. The SSLV can launch satellites weighing up to 500 kg and accommodate multiple satellites. So, जो payload है वो कितना हो सकता है? 500 kg तक का हो सकता है। जो आपके सैटेलाइट का वजन है वो कितना हो सकता है? इसमें 500 kg तक हो सकता है। जो मेन पर्पस है SSLV बनाने का वो क्या है? ये बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में असेंबल हो जाता है। 3 दिन लगते हैं, केवल 3 डेज़ इस SSLV को असेंबल करने में, और आपके जो GSLV PSLV उसको असेंबल करने में 70 दिन लगते हैं। तो आप जो रॉकेट लॉन्च करना है आपको तुरंत अगर आपको सैटेलाइट भेजनी है ना। अब इसरो क्या है? इसरो बहुत डिमांड में रहता है। अब इसरो इसलिए डिमांड में रहता है क्योंकि बहुत चीपर, सस्ते में ये सैटेलाइट ऊपर भेज देते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है वो अपने सैटेलाइट इंडिया की इसरो को ही दे देती, बोले तुम ही भेज दो। अब इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगे। बड़े वाले जो लॉन्च व्हीकल है उसमें बहुत समय लगता था, तो छोटे वाले लॉन्च व्हीकल बना लिए। 3 दिन में फटाफट, जिसका ऑर्डर है बोले 3 दिन बाद आपके सैटेलाइट को पहुँचाना है, बना दिया जाएगा, पहुँचा दिया जाएगा। SSLV है अब हमारे पास, ठीक। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज यहाँ दिया है। SSLV स्मॉलेस्ट व्हीकल है, 110 किलो का है केवल और केवल। ये पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछेंगे आपको। केवल 72 घंटे लगते हैं इसे इंटीग्रेट या फिर असेंबल करने में। PSLV और GSLV की बात करें, लगभग 70 दिन लगते हैं। तो 70 दिन तक के आप जितने, उसमें ज़्यादा सैटेलाइट ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन 70 दिन तक वेट करना पड़ेगा आपके जो आपको ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये हमारी सैटेलाइट है, इसको पहुंचाना है जो भी कंट्री। तो 70 दिन तक वेट करेंगे क्या वो? यहाँ पर 3 दिन में फटाफट आप क्या करोगे? असेंबल करोगे और उनका सैटेलाइट प्लेस कर दोगे। सो ओनली 6 पीपल विल रिक्वायर टू डू द जॉब। यहाँ पर केवल 6 आदमी की ज़रूरत पड़ती है SSLV को असेंबल करने में। वहीं PSLV और GSLV को 60 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। द एंटायर जॉब विल बी डन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ लॉन्च विल बी अराउंड 30 करोड़। इट विल बी ऑन डिमांड व्हीकल। डिमांड पड़ी तो सटासट अपन ने क्या किए? इसको असेंबल किए, सैटेलाइट प्लेस किए और ऊपर पहुंचा दिए। ये इसका मेन पर्पस है। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये आपका SSLV हो जाएगा। SSLV के ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर डेट दे दी है। 3 फेज़ में ये इलेक्शन होने वाले हैं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे राजीव कुमार, उन्होंने इस इलेक्शन को कहा है आवाम की उम्मीद, द पीपल्स होप। ऑब्वियसली 2014 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं। 2018 में वहाँ पर गवर्नर रूल लगा दिया गया था, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा दी गई थी अगस्त में। आज 5 साल बाद यहाँ पर अगस्त में ही इलेक्शन डिक्लेयर किए जा रहे हैं। सो वापस जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेटहुड का मुद्दा अभी भी जो है बना हुआ है, अभी भी उसे कंप्लीट स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये एक इशू है जो अभी इलेक्शन में दोबारा से उठने वाला है। लोकसभा का जो इलेक्शन था यहाँ पर अच्छा टर्नआउट था, 58% के अराउंड। लोग धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, पावर डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर ज़्यादातर जो है किसके ऊपर रिलाई कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलाई करता है फंड्स के लिए। तो ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जॉब का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स का इशू है।
ये सारे इश्यूज़ को क्या करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा चूँकि अभी ये यूनियन टेरिटरी है, तो अभी भी जो आपकी मेन पावर है वो किसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है। सो जल्द से जल्द इसे स्टेटहुड बनाने की ज़रूरत है। एक और इशू अभी भी है, वो सिक्योरिटी वाला है। पीर प्रांजल एरिया में हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि अभी जो मिलिटेंट एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पीस इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि टूरिज़्म में बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 5 सालों में 2 गुना टूरिज़्म इंक्रीज़ हुआ है। 200% टूरिज़्म जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीज़ हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वहाँ पर शांति हो गई है। सो टूरिज़्म बहुत हेल्प करेगा वहाँ के लोगों के को जॉब मिलने में और रेवेन्यू इकट्ठा करने में। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ये अच्छी शुरुआत है जो आपके इलेक्शन का डिक्लेरेशन है, लेकिन स्टेटहुड जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस देना होगा जम्मू कश्मीर को, ताकि वो ज़्यादा एलियनेटेड फील ना करे। ये कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है। इसमें एक दो अच्छी लाइन है। सीईसी ने कहा है कि पीपल टर्निंग देयर बैक ऑन बायकॉट एंड बुलेट इन फेवर ऑफ बैलेट। ये चिपका दो यार, कहीं पर भी अपना लिख लो, ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोल रहा है ये? पीपल ने जो है किसे चूज़ किया है, बैलेट को चूज़ किया है, और किसको इग्नोर किया है, बुलेट और बायकॉट को। तो ये आपके लिए ऐसी ऐसी लाइनें अच्छी होती है चिपकाने के लिए आपके मेंस के आंसर में, कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन में। चीज़ें क्लियर है? ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।